हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दोबारा से प्राइम बायोलॉजी पर। आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम बेस्ड हैं। आपको पता है कि अपन कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन रिवीजन कितनी भी बार हो जाए चाहे, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही हमें पता चलता है कि किस किस वैरायटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या लेवल हो सकता है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है, उन्हें सोल्व करने की ट्रिक और समय बचाने की ट्रिक, ये सब हमको क्वेश्चन सोल्व करने से ही पता चलती हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो कितना यूज़फुल है, जो हमने पढ़ा है उससे हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन पर बेस्ड। शायद आपको पता होगा कि अभी तक हम 6 से 8 टॉपिक देख चुके हैं, जिसमें कि जैसे सजीव और निर्जीव पौधे, उनके प्रकार एवं भाग, भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव, उनकी कमी से होने वाले रोग, जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर भी देख चुके हैं, जिसमें जनन स्वास्थ्य, किशोरावस्था, यौनावस्था ये देखे थे हमने। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक भी पढ़ा था, जिसमें बेनिफिशियल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि लास्ट लेक्चर था अपना, और सूक्ष्म जीव, उनसे होने वाले रोग और बचाव, ये वाला लेक्चर भी हमने देखा था। शायद आपको पता होगा, थोड़ा याद करने की कोशिश करना। तो आज इन सभी टॉपिक पे बेस्ड हमारा लेक्चर रहेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग का कारण है, या फिर बोल सकते हैं प्लेग का कारक है। कारक, तो प्लेग का इनमें से कौन सा कारक है? लीशमैनिया डोनोवनी, ट्राइशिनेला स्पाइरेलिसिस और साल्मोनेला टाइफी या येर्सिनिया पेस्टिस, इनमें से क्या हो सकता है? शायद आपको पता होगा, लीशमानिया डोनोवनी ये तो कालाजार करता है, तो ये नहीं हो सकता। ट्राइशिनेला स्पाइरेलिसिस ये क्या करता है? ये होता है कच्चा खाने से, और ये बीमारी करता है ट्राइचिनोसिस, तो ये भी इसमें नहीं होगा। साल्मोनेला टाइफी से पता चल रहा है, तो टाइफाइड करता है, इसमें टाइफी उसका लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। येर्सिनिया पेस्टिस प्लेग का कारण बनता है ह्यूमन के अंदर, और कारक भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस में होता है, निम्न में से क्या होता है एड्स वायरस में? एकल सूत्रीय डीएनए, एकल सूत्रीय आरएनए, द्विसूत्रीय डीएनए, द्विसूत्रीय आरएनए, तो इनमें से क्या होगा? एकल सूत्रीय डीएनए उसमें नहीं होता है, द्विसूत्रीय डीएनए भी उसमें नहीं होता है, और द्विसूत्रीय आरएनए भी उसमें नहीं होता है, उसमें होता है एकल सूत्रीय आरएनए, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से औषधीय गुण का कीट उत्पाद है, मतलब ऐसा उत्पाद जो कीट से मिलता है और औषधीय गुण रखता है। तो लाख ये नहीं है, रेशम भी नहीं है, हालांकि कीट से तो मिलते हैं लेकिन औषधीय गुण के नहीं है। औषधीय गुण का क्या है इनमें से? शहद, तो ये इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी का कारक है, टीबी का कारक कौन सा है इनमें से? साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, तो इनमें से कौन सा रहेगा उसका? साल्मोनेला टाइफाइड का है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का है, और न्यूमोकोकस ये भी निमोनिया का है, तो ये तीनों इसमें नहीं रहेंगे। माइकोबैक्टीरियम ये करता है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी भी बोलते हैं उसको, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग हैं। अब वायरस जनित रोग कौन सा है इनमें से? सार्स, मलेरिया, टिटनस, टाइफाइड। तो टाइफाइड होता है इससे, तो ये नहीं है। टिटनस भी वायरस जनित रोग नहीं है, क्योंकि जो टाइफाइड है, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टिटनस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये भी नहीं है। सार्स जो है वो वायरस जनित रोग है, और सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये इसकी फुल फॉर्म है, तो ये इसका आंसर रहेगा, वायरस जनित रोग है। जैसे कोरोना वायरस है वो सार्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में अलैंगिक जनन किस मेथड से होता है? तो स्पंज में अलैंगिक जनन इनमें से किस मेथड से होता है? बडिंग के द्वारा होता है क्या? बड निकल जाती है, जैसे स्पंज की बॉडी है उसमें साइड में ऐसे बड निकल के अलग जाके नई सरफेस पे लग जाती है, इसको बोलते हैं बडिंग। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें अगर उसके टुकड़े कर दो तो हर एक टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा वो,
तो यह होता है क्या उसमें, तो बडिंग भी उसमें पाई जाती है और फ्रेगमेंटेशन भी उसमें पाया जाता है। मतलब ये बडिंग आँख निकलना या फ्रेगमेंटेशन विखंडन, ये दोनों पाए जाते हैं उसमें। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ। बोथ इन दोनों के लिए बोला गया है, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, बडिंग होगी, तो बोथ दोनों होते हैं, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। मोंटेक्स टेस्ट किया जाता है, इनमें से कौन सी बीमारी के लिए मोंटेक्स टेस्ट किया जाता है? टीबी के लिए किया जाता है, मम्स के लिए किया जाता है, मलेरिया के लिए या चिकन पॉक्स के लिए? तो किया जाता है टीबी के लिए। मम्स, मलेरिया और चिकन पॉक्स इनके लिए नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है अभी आगे देखेंगे, क्वेश्चन में आएगा इनका भी। नेक्स्ट है ट्रानिकेट परीक्षण किया जाता है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको नेगलाइज कर देना। ट्रानिकेट परीक्षण किया जाता है चिकनगुनिया में, रेबीज में, स्वाइन फ्लू में या डेंगू बुखार में? तो ये किया जाता है डेंगू बुखार में, इनमें नहीं किया जाता है। ये भी अभी आगे देखेंगे, क्वेश्चन में आ ही जाएगा इनका कहीं पे भी, इनमें क्या किया जाता है। किस रोग से पीड़ित रोगी में लकवा हो जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसमें रोगी को लकवा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? खसरा, खसरा नहीं हो सकता। कंठरोहिणी, कंठरोहिणी नहीं हो सकता। कंठरोहिणी में क्या होता है, श्वास लेने में पीड़ा होती है, तीव्र बुखार आता है। क्षय रोग, ये तो वही है टीबी, क्षय रोग तो टीबी है, ये भी नहीं है। तो इसका क्या है, पोलियो, पोलियो में होता है ऐसा। निम्न में से कौन सा सही है? डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट या ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। इनके लिए ये सब, ये जो रिलेटिवली दे रखे हैं, डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट, ये टेस्ट होते हैं। तो निम्न में से कौन सा सही है, तो सभी सही है, तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से द्विवर्षीय पौधे का सही ग्रुप है। द्विवर्षीय पौधे की बात चल रही है, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, नहीं, ये नहीं है। प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, यस ये हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि यूजुअली प्याज, पत्ता गोभी और गाजर, इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो एनुअली होती है, जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जब प्याज, पत्ता गोभी और गाजर को अपन हार्वेस्ट नहीं करें, इनको लगे रहने दें खेत में, तो ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं और 2 साल लगते हैं इनको अपने लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए। इसलिए इनको द्विवर्षीय पौधा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है ये तो एनुअल है, हार्वेस्टिंग एनुअल होती है, लेकिन बायोलॉजिकली इनको द्विवर्षीय बोलते हैं। तो ये हो जाएगा प्याज, पत्ता गोभी और गाजर। ऐसा रोग जिसमें जनद अंग प्रभावित हो तथा स्तनों में सूजन हो जाती हैं, तो कौन सा रहेगा इसमें? एस्केरिस में ऐसा होता है क्या? नहीं, एस्केरिस में तो ऐसा नहीं होता। इसमें अनिंद्रा होती है, पेट दर्द होता है, वमन, दस्त। तो रोमांतिका, रोमांतिका तो तेज ज्वर है, बुखार आती है, शरीर पर सफ़ेदे पड़ जाते हैं, इसमें तो ये भी नहीं है। तो अमीबी पेचिश है क्या? अमीबी पेचिश में पेट दर्द होता है, हाथ में ऐठन, मरोड़, ऐसे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस में ऐसा होता है, थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो हमने ये देखा था फाइलेरियसिस, जिसमें कि स्तनों में सूजन देखी जाती है और मुख्यतः जनदंग प्रभावित होते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। 13 मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम है, जो कि एक क्या है इनमें से? वह जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या प्रोटोजोआ है? तो वह होता है प्रोटोजोआ। ना तो वह जीवाणु होता, ना विषाणु, ना कवक, वह क्या होता है? वह होता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाला एक ऐसा रोग जिसमें पेराटिड ग्रंथि में दर्द युक्त सूजन होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेराटिड ग्रंथि कहाँ होती है? कान के जस्ट नीचे, अंदर की साइड, बक्कल कैविटी के यहाँ, बक्कल कैविटी के पीछे और कान के जस्ट नीचे वाली हिस्से में पाई जाती हैं पेराटिड ग्रंथि, जो कि लार का सिक्रेशन करती हैं। तो इसमें सूजन देखी जाती है मनुष्य के अंदर। तो यह किसकी वजह से होता है, यह सूजन जो हो रही है? तो क्या है? अमोबियसिस, अमोबियसिस की वजह से नहीं होता। एस्केरियसिस, एस्केरियसिस में भी ऐसा नहीं होता। हेपेटाइटिस ई, इसमें भी ऐसा नहीं होता। तो ये किस में होता है? मम्स में होता है। मम्स, जिसको बोलते हैं गलफड़े, गलफड़े भी बोलते हैं इसको। तो ये रहेगा इसका। मनुष्य में होने वाली सामान्य जुकाम के लिए निम्न में से कौन सा जीवाणु जिम्मेदार हैं?
मनुष्य में होने वाली सामान्य जुकाम के लिए निम्न में से कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? कौन से जीवाणु की वजह से होती है ये सामान्य जुकाम? H1N1 नहीं, इसकी वजह से कोई और ही डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है H1N1 की वजह से? स्वाइन फ्लू होता है। टोगा वायरस, टोगा वायरस की वजह से, टोगा वायरस की वजह से चिकनगुनिया होता है। और ऑर्थोमिक्सिस वायरस की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से तो इन्फ्लुएंजा होता है। तो ये सब गलत। सामान्य जुकाम किसकी वजह से? राइनो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो राइनो वायरस इसका आंसर रहेगा। निमोनिया किस जीवाणु के द्वारा होता है? अब निमोनिया का जीवाणु पूछा है यहाँ पे, तो निमोनिया का जीवाणु बताना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, उपरोक्त दोनों, या माइकोबैक्टीरियम? तो माइकोबैक्टीरियम तो इसमें नहीं है, यहाँ पर है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, तो उपरोक्त दोनों, इनकी वजह से होता है वो। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है निम्न में से? ओडोंटोलॉजी नहीं, यह दांत व मसूड़ों का अध्ययन है, ये नहीं है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं क्या? नहीं, ऑर्निथोलॉजी तो पक्षियों का अध्ययन है, तो ये भी नहीं है। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी मोलस्का के शेल का अध्ययन है, तो यह भी नहीं है। तो क्या है? ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वायरस, वायरस की स्टडी होती है वायरोलॉजी, बैक्टीरिया की बैक्टीरियोलॉजी, फंजाइन की माइकोलॉजी। तो नन ऑफ दीज, कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, सब सही है, क्योंकि वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, और फंजाइन की स्टडी को माइकोलॉजी। तो नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल हैं क्या? पादप विज्ञान के जनक थियोफेस्टस है, और जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल है। क्या इनमें से कोई गलत नजर आ रहा है क्या? इनमें से कोई गलत नहीं है, क्योंकि जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी के जनक एरिस्टोटल। पादप विज्ञान बोटनी के जनक थियोफेस्टस, और जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल बायोलॉजी के भी जनक हैं और जूलॉजी के भी जनक हैं। तो क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा गलत है? नन ऑफ दिस, कोई गलत नहीं है, सब सही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा गलत है? पक्सिनिया कवक है, ऑस्टिलेगो कवक है, अल्टरनेरिया कवक है, या एनाबीना कवक है? इनमें से कौन सा गलत लग रहा है? तो मेरे ख्याल से मेरे को इसमें ये गलत लग रहा है एनाबीना, क्योंकि एनाबीना तो बैक्टीरिया होता है। एनाबीना क्या होता है? बैक्टीरिया, और ये सब कवक हैं। तो निम्न अपन को पूछा था गलत कौन सा है, तो ये तो सब सही बातें हैं, ये बात गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सा गलत है? अब इनमें से बताओ, इनमें से कौन सा गलत है? नोस्टोक, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये नोस्टोक नाइट्रोजन फिक्सर है, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सर है, माइकोराइजा फॉस्फोरस फिक्सर है, या एनाबीना ऑक्सीजन फिक्सर है? तो साफ साफ है इनमें से होगा, क्योंकि दोनों बातें एक के ऊपर ही बोली जा रही है। तो एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सर होता है, ऑक्सीजन फिक्सर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक गलत कौन सा है? तो गलत वाली बात ये हो गई डी। निम्न में से एस्कोमाइसिटीज कवक हैं, जो एस्कोमाइसिटीज कवक हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है? शायद हमने कवक देखे थे, आपको पता होगा, या तो याद कीजिए, देखे थोड़ा सा। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये 4 प्रकार के कवक होते हैं। तो इसमें से एस्कोमाइसिटीज का सही एग्जाम्पल कौन सा है? एस्कोमाइसिटीज पेनिसिलिन है, राइजोपस, पक्सिनिया, अल्टरनेरिया ये नहीं है। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज है, पक्सिनिया बेसिडियोमाइसिटीज है, अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज है, तो ये नहीं है। निम्न में से कीट फंगस किसके द्वारा होता है? इनमें से किसके द्वारा कीट फंगस डिजीज होता है, एक रोग है ये? एगेरिस्कस के द्वारा होता है, पक्सिनिया, ऑस्ट्रेलेगो, ट्राइकोडर्मा किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया के द्वारा होता है, इनके द्वारा नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कवक का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोग में किया जाता है? मतलब ऐसा कवक जिसका जैव रासायनिक व आनुवांशिक प्रयोग में यूज किया जाता है, कौन सा है वो? एस्परजिलस है क्या, या कोलिटोट्राइकम, ऑस्ट्रेलेगो, न्यूरोस्पोरा, कौन सा है?
शायद थोड़ा सा याद होगा आपको, न्यूरोस्पोरा है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक हैं, ये निम्न में, ये शायद निम्न का थोड़ा गलती हो सकती है यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग में। तो निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक हैं, कौन सा कवक इनमें से खाने योग्य हैं? मोरिल, ट्रफल, अगेरिकस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये जो तीनों हैं ए एंड बी सी, तीनों खाने योग्य कवक हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छड़ाकार, रोड लाइक वायरस हैं, HIV, TMV, इन्फ्लुएंजा, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है TMV, ये छड़ाकार होता है, जबकि HIV और इन्फ्लुएंजा तो गोलाकार होते हैं। तो सही आंसर बी। चाय की पत्तियों का अभिसादन, क्यूरिंग, किसके द्वारा होता है? जो चाय की पत्तियां, आपको पता है पत्ती लायक होती है, जैसे यूजुअली सारी पत्तियां देखते हैं हम प्लांट्स की, तो ये पत्तियां होती हैं। लेकिन जब हम इसका चाय पत्ती जो पैकिंग होके आती हैं वो एकदम राउंड राउंड शेप, काली काली सी रहती है, छोटे से दाने जैसी हो जाए। तो ये ऐसा किस वजह से होता है? इसको बोल रहे हैं क्यूरिंग, अभिसादन। तो चाय की पत्तियों का अभिसादन इनमें से किस चीज़ के द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, विरोइड। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस, फंजाई, विरोइड इनके द्वारा नहीं होता है। और बैक्टीरिया होता है बेसिलस मेगाथीरियम, ये बैक्टीरिया होता है। और भी बैक्टीरिया होते हैं, पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका। दो इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल के मिलने से एक जेनेटिकली डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होना कहलाता है। मतलब दो इंडिविजुअल हैं जो उनके जेनेटिक मटेरियल मिल रहे हैं आपस में, मतलब गेमेट्स मिल रहे हैं आप कह सकते हैं, और एक जेनेटिकली डिफरेंट नया ऑफ स्प्रिंग या बच्चा बन के आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसा किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस या कोई नहीं? तो ऐसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल मिलके एक नए डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल का ऑफ स्प्रिंग आता है इसमें। इनमें ऐसा नहीं होता है। पार्थेनोजेनेसिस में तो बिना निषेचन के ही जो है नेक्स्ट प्रोजेनी आ जाती है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल इंडिविजुअली कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें सही आंसर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता होगा। रीजनरेशन के बारे में सही कथन है। रीजनरेशन क्या है? इनमें से शरीर के खोए या कटे हुए भाग को दोबारा बना लेना, शरीर में नए अंगों का विकास, शरीर में टिश्यू का रिप्लेसमेंट, या नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शरीर में खोए कटे हुए भाग को दोबारा बना लेना, दोबारा बना लेते हैं। जैसे स्टार पीस अपनी खोई हुई आर्म को दोबारा बना लेती है, तो ये रीजनरेशन कहलाता है। छिपकली में भी पूंछ कट जाती है तो दोबारा जाती है, तो ये रीजनरेशन है एक टाइप का। निम्न में से किस पादप में प्रतान, टेंड्रिल बनते हैं? कौन सा पादप है इनमें से जिसमें टेंड्रिल बनते हैं? टेंड्रिल क्या होते हैं? जो आपने देखो मटर, क्या करेला, इनमें क्या होता है? टेंड्रिल पाए जाते हैं। वो स्प्रिंग लाइक प्रतान होते हैं, ऐसे स्प्रिंग लाइक निकल रहे रहते हैं जहाँ से बेल चलती है ऊपर ऊपर आगे। तो ये इसमें से किस में पाए जाते हैं? तरबूज में निकलती है क्या ऐसी प्रतान? नहीं। चीड़ में नहीं। ककड़ी में निकलती है। ये किस टाइप के प्लांट होते हैं? क्लाइंबर टाइप के जो प्लांट हैं, पौधे हैं, उनमें ऐसा होता है। और ये क्या है? ये तो क्रीपर है, ये भी क्रीपर है, और ये तो पेड़ का नाम आ गया ये। तो सही आंसर ककड़ी। निम्न में से अपुष्पीय पादप हैं? फर्न, मार्स, मोरपंखी या उपरोक्त सभी? तो क्या रहेगा इनमें से? सोचना देखिए कौन सा रहेगा। अपुष्पीय पादप, उपरोक्त सभी। सभी ये फर्न, मार्स, मोरपंखी ये सभी अपुष्पीय पादप हैं। इसका आंसर है। हिरण के बारे में क्या कहना सही होगा? हिरण के बारे में इनमें से क्या हो सकता है? हिरण शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, या रक्त पिपासु होता है? तो शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता, सर्वाहारी भी नहीं होता, रक्त पिपासु भी नहीं होता। रक्त पिपासु उनको बोलते हैं जो रक्त चूसते हैं, जैसे मच्छर। छुई मुई, इसको लाजवंती भी बोलते हैं। छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना सजीवों के किस लक्षण को इंगित करता है? छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना सजीवों के किस लक्षण को इंगित करता है? वृद्धि एवं विकास, पोषण, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रतिक्रिया। उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया, क्योंकि ये सब नहीं है। उद्दीपन मिलेगा उसको जो प्रतिक्रिया करती। सजीवों को अपनी उत्तरजीविता, क्या बोल सकते हैं, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो अपनी उत्तरजीविता, अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे?
उनकी पीढ़ी बनी रहेगी। पोषण से नहीं, खान पीन से थोड़ी पीढ़ी चलती है। वृद्धि से चलती है क्या पीढ़ी? नहीं। श्वसन करने से पीढ़ी चलती है? नहीं। जनन करने से पीढ़ी चलती है। निम्न में से जलीय आवास के पौधों का सही समूह होगा। ये समूह है सारे, इनमें से कौन सा ऐसा समूह जिसमें सभी के सभी जलीय आवास में पाए जाते हैं? मार्सिलिया, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, इसमें है कमल, जलकुंभी, नागफनी, वाटर लिली, कमल, लाइकेन, सिंगाड़ा, कमल, सोल्डेना। कौन सा होगा? फर्स्ट, मार्सिलिया, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, ये सब के सब इस ग्रुप के जलीय समूह के पादप हैं। जलकुंभी और कमल भी जलीय हैं, लेकिन इसमें जो नागफनी दे रखा है वो नहीं है, वो टेरेस्ट्रियल है। ये लाइकेन भी टेरेस्ट्रियल है और ये सोल्डेनला भी टेरेस्ट्रियल है। तो ये सभी हैं टेरेस्ट्रियल, बोल सकते हैं स्थलीय। शुष्क आवासीय पौधा है। शुष्क आवास में पाया जाना कौन सा पौधा है इनमें से? सोल्डेनेला, लाइकेन, उपरोक्त दोनों या डंडाथोर? तो ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि ये शीत आवास में पाए जाते हैं। हमको पूछा शुष्क आवास का, तो डंडाथोर ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन से रोग का भारत से उन्मूलन इराडिकेशन हो गया है? आपको पता है इनमें अभी जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं इतने सारे, इसमें सबकी मिक्सिंग आ रही है। जो भी टॉपिक प्राइम बायोलॉजी पर अपलोड हो चुके हैं या जो भी क्लासेस या टॉपिक प्राइम बायोलॉजी पर कवर हो चुके हैं, उनके बेसिस पे ये सारे टॉपिक आ रहे हैं, जो कि रीट में इन पर क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है भगवान करे इनमें से कोई क्वेश्चन बैठ जाए, फायदा हो जाएगा आपका भी। निम्न में से कौन से रोग का भारत से उन्मूलन इराडिकेशन हो गया है? तो इनमें से कौन से रोग का उन्मूलन या इराडिकेशन से मतलब है कि वो यहाँ से चला गया है। हालांकि देखा जा सकता है उसका कोई एग्जाम्पल यहाँ पर, लेकिन कुल मिला के गवर्नमेंट या भारत का कहना है कि ये यहाँ से उन्मूलन हो गया है। तो स्मॉल पॉक्स, पोलियो, उपरोक्त दोनों या मीसल्स? कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो दोनों भारत से जा चुके हैं, तो उपरोक्त दोनों। मीसल्स नहीं, ये तो है। एड्स के बारे में सही कथन है। एड्स के बारे में क्या कहना सही रहेगा? यह मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। तो एड्स के बारे में सही कथन चुन रहे हैं हम, तो यह मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। नहीं फैलता है, सही बात है, नहीं फैलता है। यह कफ द्वारा छींकने तथा चुंबन से नहीं फैलता है। नहीं फैलता है, यह भी सही बात है। यह शरीर द्रव से फैलता है। हाँ, यह शरीर द्रव से फैलता है, तो यह भी सही बात है। तो सभी बातें सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। निम्न में से कौन से रोग के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट होता है जो इनमें से कौन से रोग के लिए किया जाता है? तो हिपेटाइटिस, रूबेला, एड्स, इन सभी के लिए ये एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सिस्टम एसे। तो सही इसका है, ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। एडीज एजिप्टाई मादा मच्छर किस रोग का वाहक हैं? डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, उपरोक्त दोनों, मलेरिया? तो उपरोक्त दोनों। ये एडीज एजिप्टाई एक मादा मच्छर है जो डेंगू फैलाता है और चिकनगुनिया फैलाता है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये किसके द्वारा होता है? अभी आएगा इसका भी आगे। निम्नलिखित में से कितने रोग विषाणु जनित हैं? अब ये रोग दे रखे हैं पोलियो, रेबीज, सार्स, हेजा, टीबी, टाइफाइड, प्लेग, मम्स। इनमें से कितने ऐसे रोग हैं जो विषाणु से होते हैं, वायरस से? तो शायद आपको याद होगा हल्का सा, ये पोलियो, रेबीज, सार्स, ये सब क्या हैं? वायरस जनित है। ये हेजा, टीबी, टाइफाइड, ये जीवाणु जनित हैं। प्लेग भी जीवाणु जनित है, लेकिन ये मम्स ये वायरस जनित है। तो ये चार हो गए यहाँ पर वायरस जनित, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यक्ति को खांसी, ज्वर तथा सांस फूलने की प्रॉब्लम है। उसको खांसी भी है, बुखार भी आती है, सांस फूलने की दिक्कत है उसकी, सांस फूलने की, और थूक में रक्त आता है। तो यह निम्न में से किस रोग से ग्रस्त हो सकता है? मतलब उसको बुखार भी आती है, खांसी भी हो रही है और थूक में उसके खून आ रहा है। क्या डिजीज हो सकती है इनमें? काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, तपेदिक रोग? ये नहीं है, काली खांसी नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, प्लेग भी नहीं है, तपेदिक रोग। टीबी है, टीबी में ऐसा होता है। भोजन संग्रहण करने
वाले तने हैं। अब इनमें से कुछ एक समूह है जो जिसमें पूरे के पूरे तने हैं और भोजन संग्रहण करते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद नहीं, ये तो जड़ें हैं। क्या हैं? जड़ें हैं। शकरकंद, आलू, अदरक, यस ये सही आंसर है। क्या नहीं है? सोचना देखें। नहीं है, ये भी नहीं है। आलू, अदरक, हल्दी ये इसका सही आंसर है। क्यों है ये? क्योंकि आलू, अदरक और हल्दी ये क्या है? स्टेम है। लेकिन यहाँ पर जो शकरकंद आ रहा है, आलू अदरक यहाँ पर भी स्टेम है, लेकिन यहाँ पर जो शकरकंद आ रहा है वो क्या है? जड़ हैं वो। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला रहेगा। आलू, अदरक, हल्दी ये सब भोजन संग्रहण करने वाले तने हैं। पत्ती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संपूर्ण पौधे के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, यस। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र द्वारा श्वसन होता है, यस। पत्तियों से वाष्पोर्जन द्वारा पौधों में ताप नियमन होता है, यस। तो उपरोक्त सभी। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। पर्णवृंत, पर्णफलक, मध्य शिरा या छोटी शिरा। तो माना कि जैसे ये पत्ती है एक, ये तना है, तो इस वाली बात की पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पर्णवृंत। ये तो पर्णफलक कहलाता है और ये मध्य शिरा कहलाती है और यहाँ से छोटी छोटी शिराएं निकलती हैं, तो पर्णवृंत से जुड़ी होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पर्णवृंत। नेक्स्ट है, प्यूबर्टी गेन करने के बाद लड़कियों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखा जा सकता है? कौन सा परिवर्तन देखा जाता है लड़कियों में प्यूबर्टी गेन करने के बाद? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यस। हाई पिच्ड वॉइस, यस। हिप का चौड़ाना, यस। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, यस। ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। ये सब परिवर्तन देखे जाते हैं। किशोरावस्था की आयु का समय अंतराल है। किशोरावस्था की आयु का समय अंतराल कौन सा है इनमें से? 11 से 19 वर्ष। इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। 11 से 19 वर्ष में ही तो परिवर्तन आते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना और ये जो ये परिवर्तन आ रहे हैं फीमेल के अंदर, ये भी 11 से 19 वर्ष की उम्र में नजर आते हैं। तो किशोरावस्था का ड्यूरेशन ये है, किशोरावस्था का 11 से 19 वर्ष के बीच में। मेल में टेस्टोस्टेरोन का काम है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन उसका एक सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है ये। तो क्या वर्क करता है उसके अंदर? मसल्स में ग्रोथ करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मतलब स्पर्म का निर्माण करता है, और सेक्स करेक्टर लाता है उसके अंदर, जो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना वगैरह वगैरह। तो ऑल ऑफ अबव ये सभी ये वर्क करता है। ध्यान रखने की चीज़ें। निम्न में से कौन सा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन मतलब जीएनआरएच के प्रभाव में सीक्रेट होने वाला हार्मोन गोनेडोट्रोप से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एलएच, एफएसएच या बोथ, ये दोनों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन तो नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक सेक्सुअल एक्टिविटी का हार्मोन बोल सकते हैं, या विश्वास सहानुभूति से रिलेटेड हार्मोन है। गले लगने या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है, तो ये तो वो वाला हार्मोन है। मेल के टेस्टिस की सर्टोली सेल्स से सीक्रेट हार्मोन है। मेल के टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। अब उन सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इनहिबिन, एफएसएच, बोथ, एलएच नहीं। एलएच एफएसएच तो अभी ऊपर ही देखे, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहे हैं, तो इनहिबिन। नीचे दिए गए हार्मोन तथा उनके सोर्स का गलत क्रम चुने। मतलब हार्मोन दिए हैं और वो कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, सोर्स मतलब स्रोत, कहाँ से सीक्रेट हो रहे हो, उनका कोई गलत क्रम में इनमें से। अब वह कौन सा हो सकता है? एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, अभी ऊपर ही बात बोली, सही है। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, सही बात है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस की लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है, तो यह भी सही बात है। तो नन ऑफ दिस, कोई गलत नहीं है यहाँ पर, सब सही है। फीमेल में चाइल्ड बर्थ के समय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन निम्न में से कौन सा हार्मोन करवाता है? मतलब फीमेल के अंदर चाइल्ड बर्थ के समय जो उनका गर्भाशय है उनमें कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेसिन। तो ऑक्सीटोसिन कराता है। ये प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ये कोई दूसरे वर्क करते हैं। शरीर में किस अवयव की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस तथा बेरी डिजीज हो जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा अवयव है वो जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और बेरी डिजीज होता है? क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा सही रहेगा? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस,
और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो यह सही है, ये गलत है। सी से नहीं होता है, डी से भी नहीं होता, कुछ होता है पर इनमें ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये फर्स्ट रहेगा। 55 रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया डिजीज किस अवयव की कमी से होते हैं? रिकेट्स अभी हिंदी में भी लिखा जा सकता है इस रिकेट्स को, ऑस्टोमलेशिया को, तो आप लिख लो भले रिकेट्स ऑस्टोमलेशिया, लेकिन आएंगे ऐसे कैसे ही है, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। तो रिकेट्स ऑस्टोमलेशिया ये डिजीज किस अवयव की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन डी की कमी से होते हैं ये इसमें नहीं आएंगे। खट्टे फलों से कौन सा विटामिन मिलता है? सबको पता है विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है, इनसे ये सब किसी और ही चीज़ से मिलते हैं। एक विटामिन का सामान्य नाम साइनेकोबाल्मिन है, वह विटामिन है। आपको पता होगा हमने एक सामान्य नाम वाला कॉलम भी बनाया था जिसमें सभी विटामिन के सामान्य नाम थे, कॉमन नेम। तो साइनेकोबाल्मिन इनमें से किसका कॉमन नेम है? विटामिन B12 का, इनका नहीं है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी डर्मेटाइटिस नहीं, ये तो विटामिन बी की कमी से होता है। एनीमिया नहीं, स्कर्वी होता है। थोड़ा सा ब्रश कर दे जिसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है सी, ये नहीं है। विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने, फंक ने, दोनों ने, या एंसेल्म पायन ने? तो इसने नहीं की, ल्यूनिन ने की। फंक ने नाम दिया था विटामिन और ल्यूनिन ने खोज की थी, तो इसका सही आंसर है ल्यूनिन। विटामिन के बारे में गलत कथन का चयन करें। निम्न में से कौन सा कथन विटामिन के बारे में कोई गलत बात बोल रहा है? ये जल तथा वसा दोनों में घुलनशील है। यस, विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील है। तो जल और वसा दोनों में घुलनशील होते हैं विटामिन, तो ये कथन सही है। यह लघु पोषक तत्व हैं। यस, लघु पोषक होते हैं, शरीर में अल्प मात्रा में इनकी जरूरत होती है। यह जैविक नियंत्रण और उपापचय नियंत्रण करते हैं। यस, जैविक क्रियाओं और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर का निर्माण करते हैं। नहीं, ये कथन गलत है, ये शरीर का निर्माण नहीं करते। तो अपन को पूछा है गलत कथन का चयन करें, तो आपका आंसर ये हो जाएगा डी। गाजर, आंवला तथा मक्खन में उपस्थित मुख्य विटामिन क्रमशः हैं। सीक्वेंस से दिए हैं गाजर, आंवला और मक्खन के विटामिन इसमें, तो कौन से हैं वो? ऐसे गाजर मिलती हैं, यस, तो अपना आंसर इन तीनों में से रहेगा। आंवला किससे मिलता है? खट्टों से, तो अपना आंसर इनमें से रहेगा। अब मक्खन किस में से मिलता है? तो मक्खन मिलता है विटामिन ए से मुख्यतः, तो ध्यान रखना ये इसका आंसर है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नहीं, ये तो आयरन की कमी से होता है। गोइटर, यस, कंठमाला भी बोलते हैं इसको, ये आ सकता है ऐसे कंठमाला या गढ़माला, ऐसे भी आ सकता है। रिकेट्स नहीं, मस्कुलर क्रम नहीं, गोइटर सही आंसर। निम्न में से अचार में उपस्थित मुख्य खनिज है। मुख्य खनिज कौन से हैं अचार में उपस्थित? खनिज की बात की है, खनिज से ही यहाँ पर आंसर सही हो रहा है। देखो Na और Cl खनिज है, प्रोटीन तो अपने आप में अलग ही चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। खनिज कौन है यहाँ? Na और Cl, और यही उपस्थित होती हैं अचार में। निम्न में से स्टार्च का अच्छा स्रोत है। इनमें से कौन सी एक चीज़ से स्टार्च अच्छा मिलता है? आलू से मिलता है, योग, मक्खन, टमाटर, इनसे तो नहीं मिलता। मांस, अंडा तथा दूध से हमें मुख्यतः मिलता है। अब मांस, अंडा और दूध, इनसे मुख्यतः क्या मिलता है? हार्मोन मिलते हैं? नहीं, हार्मोन नहीं मिलते। कार्बोहाइड्रेट? नहीं, ये तो फसलों से मिलते हैं, दान वगैरह। प्रोटीन? यस, प्रोटीन मिलता है इससे। लिपिड नहीं, ऑयल की चीज़ों इनसे मिलते हैं। तो लोगों को स्वस्थ, मजबूत और लंबी उम्र के लिए आवश्यक रूप से लेना चाहिए। अब स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, लंबी उम्र रहे, तो इनमें से क्या चीज़ लेवें हम? तो इनमें से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? अत्यधिक उत्तरदायक भोजन लेंगे तो लंबी उम्र रहेगी क्या? भोजन की अधिक मात्रा लेने से, संतुलित भोजन से,
ऑब्वियसली संतुलित भोजन लेंगे तभी तो मजबूत, स्वस्थ और लंबी उम्र रहेंगे। ज़्यादा भोजन भी मोटापा बढ़ा देता है और कम भोजन भी डिजीज़ कर देता है, जैसे मरासमस वगैरह। तो सही आंसर रहेगा संतुलित भोजन। घाव बढ़ने में विटामिन मदद करता है। अब घाव बढ़ने में आपको पता है कौन से विटामिन कमी से रक्त स्रावित हो रहा था? विटामिन सी की। तो घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। ये नहीं है। मनुष्य को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और वह इसे प्राप्त होता है। मनुष्य को कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त मिलता है? इससे ऊर्जा मिलती है मनुष्य को, तो स्टार्च से मिलता है। स्टार्च ही तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टार्च से ही तो पाचन शुरू होता है मुख में, टाइलिन एंजाइम के द्वारा या एमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। तो स्टार्च है, इससे ऊर्जा मिलती है। सेलुलोज नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। एक व्यक्ति जिसके मसूड़ों से खून बहता है उसे लेना चाहिए। अब एक कोई व्यक्ति है जिसके मसूड़ों से खून बह रहा है, उसे क्या लेना चाहिए? तो ऐसी चीज़ लेनी चाहिए उसे जिसमें विटामिन सी की कमी होगी, तभी तो उसके मसूड़ों से खून आ रहा है। तो विटामिन सी कौन सी चीज़ से मिलता है? खट्टे चीज़ों से। तो नींबू नहीं, मक्खन से विटामिन ए मिलता है, खट्टा है पर विटामिन ए मिलता है इससे। गाजर नहीं, विटामिन ए मिलता है इससे भी। दूध, बी वगैरह मिलते हैं इससे। नींबू सही आंसर। मरसमस निम्न में से किस श्रेणी में आने वाला रोग है? अब मरसमस कौन सी श्रेणी में आता है? संक्रमण रोग है क्या मरसमस? नहीं। कमी से होने वाला रोग? यस, कमी से होता है वो। प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाए, कैलोरी वगैरह इनकी, तो मरसमस डिजीज होता है। कम्युनिकेबल रोग नहीं है वो, कम्युनिकेबल थोड़ी वो, एक से दूसरे में थोड़ी जाता है। अनुवांशिक रोग भी नहीं है। विटामिन जो आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी जो होती हैं रेड ब्लड कार्पकल्स अपने शरीर के अंदर, उनके परिपक्वन को कौन प्रेरित करता है? तो वह है विटामिन बी12। ये नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है। 73 मनुष्य शरीर में विटामिन डी बनता है। अब विटामिन डी मनुष्य शरीर में कहाँ पे बनता है? त्वचा में, पेशी में, तंत्रिका में, या इनमें से कोई नहीं? तो वह बनता है त्वचा के अंदर। ठीक है। डीएनए सिंथेसिस तथा सेल डिवीजन के लिए आवश्यक विटामिन है, ये ध्यान रखने होगा। डायरेक्ट ध्यान रखो इसको, बी9। निम्नलिखित में से कौन फसलों के भंडारण के समय विषैले पदार्थ स्रावित करता है? फसलों के भंडारण के समय विषैले पदार्थ स्रावित करता है इनमें से कोई? तो कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पक्सिनिया या एस्परजिलस, ये फंजाइन है, इसकी वजह से होता है। ये विषैले पदार्थ सीक्रेट करता है भंडारण के समय, तो दान वगैरह खराब कर देता है। निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस बनाने में काम आता है? कौन? जीवाणु, विषाणु, कवक, कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसमें से? जीवाणु रहेगा। अभी लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद हो तो। गेहूं को काला कीट रोग किससे होता है? एल्बुगो से, अस्टिलागो से, एगारिकस से या पक्सिनिया से? पक्सिनिया से होता है। ये भी लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। अगर कोई स्टूडेंट नया हो तो वो लास्ट लेक्चर देख सकता है, और भी लेक्चर है बहुत सारे, वो सभी देख सकता है। फीमेल की वजाइना में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, फीमेल की वजाइना में पाया जाता है। मेथेनोजन नहीं, ये तो गोबर गैस वाला है। एल्बुगो नहीं, एल्बुगो डिजीज़ करता है सरसों के अंदर, जो वाइट वाइट हो जाता है ना उसके अंदर, जो सरसों पे आप देखते होंगे वाइट वाइट बहुत सारे पत्तियों पे वगैरह पे वाइट हो रही रहती है, तो एल्बुगो की वजह से। तो लैक्टोबैसिलस। स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अभी क्वेश्चन बोल रहा है एथेनॉल। एथेनॉल जानते हो? एथेनॉल वही एल्कोहल है, वाइन वगैरह ये वही एल्कोहल है जो लोग बाग पीते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्टार्च से दारू बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है निम्न में? सैकेरोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस, एजेटोबैक्टर, उपरोक्त सभी। तो सैकेरोमाइसिस यीस्ट है जिससे बनाया जाता है एथेनॉल। ये सब गलत। निम्न में से कवकों में संचित भोजन है। कवक कौन सा भोजन संचित करते हैं? डायरेक्ट ध्यान रखो, ग्लाइकोजन का संचित करते हैं वो। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया का जगत किंगडम कौन सा है? सभी का किंगडम है। जैसे अपना ह्यूमन का किंगडम कौन सा है? एनिमिलिया। प्लांट का कौन सा है? किंगडम प्लांटी। ऐसे बैक्टीरिया का भी किंगडम है, इनमें से कोई, वह है मोनेरा। याद रखना इसको। प्रोटिस्टा ये अलग एक सिंगल सेल्यूलर यूकैरियोट का है ये किंगडम। फंजाइन सभी फंजाइन आती है इसमें, कवक का किंगडम है, और ये प्लांट्स का किंगडम है। वायरस के बारे में सही नहीं है। अब वायरस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? फ्री लिविंग सरफेस, ये फ्री सरफेस पर लिविंग नहीं है, तो
सही बात है। इनमें आरएनए या डीएनए पाया जाता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होता है, सही बात है। प्रोटीन का खोल उपस्थित होता है, सही बात है। सामान्यतः यह जीवाणु से बड़े होते हैं, नहीं, ये तो जीवाणु से छोटे होते हैं, तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। सभी कवक निम्न में से क्या होते हैं? कवक क्या होते हैं? सहजीवी, मृतजीवी, परजीवी, विषमपोषी। अब आपको पता है सहजीवी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं, सिम्बायोटिक, एक टर्म आई थी सिम्बायोटिक, तो सिम्बायोटिक होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन होते क्या है? विषमपोषी होते हैं। भाई ये तो विषमपोषी के अंदर आने वाली टर्मिनोलॉजी है। ये विषमपोषी है, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब दूसरे के ऊपर निर्भर में वह सहजीवी भी किसी के साथ रहकर खाना भी खा सकते हैं, मृतजीव मृत जीवों पे भी खा सकते हैं, या दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो विषमपोषी, दूसरों पे आधारित। निम्न में से प्रियोन जनित रोग नहीं है। अब निम्न में से प्रियोन जनित रोग नहीं है। लाफिंग डेथ, कुरु रोग भी बोलते हैं लाफिंग डेथ को, ध्यान रखना, कुरु रोग, लाफिंग डेथ, इसमें शरीर में कपकपी आ जाती हैं, कांपने लग जाते हैं। तो निम्न में से प्रियोन जनित रोग नहीं है, ये तो प्रियोन जनित है। ये क्रिट्जफेल्ड जैकोब, ये किस में होता है? ब्रेन डिसऑर्डर है। स्क्रेपी, ये भेड़ में होता है, बकरियों में होता है इनमें। खुरमुह रोग भी बोलते हैं इसको, खुरमुह रोग भी बोलते हैं। तो ये सभी इस प्रियोन से होते हैं। हमको क्वेश्चन पूछा है प्रियोन जनित नहीं है, तो कीट रोग, पक्सिनिया से होता है ना। तो निम्न में से कौन सा विषाणु पादप में रोग उत्पन्न करता है? तो पादप में रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु है, पादप की बात हो रही है ओनली। तो देखो ये HIV, रेबीज, ये तो ह्यूमन के अंदर हो रहे हैं, पादप के अंदर होता है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू की पत्तियों में होता है। आद्य बैक्टीरिया का सही उदाहरण है, आद्य बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया का सही उदाहरण कौन सा है? नोस्टोक एनाबिना, तो ये तो यू बैक्टीरिया है। TMV, ये तो वायरस हो गया। मेथेनोजन, ये है पुराने बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? वायरस से, वीरोइड से, बैक्टीरिया से, फंजाई से। तो ये होता है वीरोइड से, डायरेक्ट ध्यान रखो इसको, वीरोइड से होने वाला रोग है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। निम्न में से एक कोशिकी कवक है, कवक तो हैं वो पर एक ही कोशिकी है, तो एक कोशिकी कवक होता है सेकेरोमाइसिस। ये मोरिल, म्यूकर, स्पोरा ये नहीं होते हैं। ये न्यू स्पोरा है ना, न्यू स्पोरा, ये तो जेनेटिक रिसर्च इनमें काम में आता है। ये म्यूकर और मोरिल खाद्य एडिबल हैं, खाद्य खाने लायक कवक होते हैं ये। लेकिन जो सेकेरोमाइसिस है ये सब तो क्या है? मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं, और ये सेकेरोमाइसिस एक कोशिकीय है। निम्न में से कौन से कवक में द्विकेंद्रक मध्य अवस्था पाई जाती है? अब द्विकेंद्रक मध्य अवस्था कौन से कवक में पाई जाती है? तो पाई जाती है वो बेसिडोमाइसिटीज में भी और एस्कोमाइसिटीज में भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, तो आप ध्यान रखना कि ये दोनों में पाई जाती हैं द्विकेंद्रक मध्य अवस्था, एस्कोमाइसिटीज में भी और बेसिडोमाइसिटीज में। ये चारों टाइप किसके हैं? फंजाई के। फंजाई के 4 भागों में बांटा गया है ना, उन सबके नाम हैं ये। तो बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में द्विकेंद्रक मध्य अवस्था पाई जाती है। द्विकेंद्रक मध्य अवस्था किसको बोल रहे हैं? जब इनके स्पोर फ्यूज होते हैं ना, इनका जो दो विपरीत लिंग के जो स्पोर होते हैं, जब वो फ्यूज होते हैं जनन के टाइम, तो जनन के टाइम इनके अंदर एक एक केंद्रक प्रेजेंट है, तो इनका प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है, प्लाज्मा तो इनका मिक्स हो जाता है, लेकिन इनकी केंद्रक मिक्स नहीं होते बहुत देर तक। एक अवस्था पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक अलग अलग नजर आते हैं, तो इसको बोल रहे हैं द्विकेंद्रक अवस्था। निम्न में से रोटिका कवक है। अब रोटिका कवक कौन सा है? म्यूकर, राइजोपक्स, उपरोक्त दोनों। तो ये उपरोक्त दोनों रोटी के कवक हैं, ये ट्रफल नहीं है। स्विस चीज बनाई जाती है लैक्टोबैसिलस के द्वारा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा, सेकेरोमाइसिस के द्वारा, या ब्रेवर्स यीस्ट के द्वारा। इसमें किसके द्वारा बनाई जाती हैं? शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर इंग्लिश की, लैक्टोबैसिलस, लेकिन ये आएंगे ऐसे ही, बस इस लैक्टोबैसिलस को ऐसे लिख देंगे, लैक्टोबैसिलस ऐसे लिख देंगे। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं हम, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो स्विस चीज़ किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो बनाई जाती हैं प्रोपिनियो बैक्टीरियम के द्वारा। ये भी लास्ट क्लास में देखा था हमने, ये तीनों नहीं। लैक्टोबैसिलस तो कर्ड बनाने वाला है, और सेकेरोमाइसिस ये क्या है? ये तो ब्रेड वाले हैं।
निम्न में से किस रोग में रोगी को एंटीबायोटिक्स दी जाती है? अब इनमें से कौन से रोग में रोगी को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं? तो प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, इन सब में एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी सही आंसर। निम्न में से एसिड प्रोड्यूसर कवक हैं। अब ऐसा कवक है कोई इनमें से जो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और लैक्टोबैसिलियस। तो ये तीनों जो हैं ये बैक्टीरिया हैं, जबकि यहाँ हमको पूछा है कवक कौन सा है। हालांकि ये सब एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमको कवक की बात पूछी तो कवक तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, एस्परजिलस। डिब्बाबंद पैक्ड जूसेस में किसका उपयोग किया जाता है? अब जो डिब्बाबंद पैक्ड जूसेस आ रहे हैं जैसे रियाल का जूस वगैरह, तो डिब्बाबंद पैक्ड जूसेस में किसका उपयोग किया जाता है? पेक्टिनेजेज एंजाइम, प्रोटीएजेज एंजाइम, बोथ या लाइपेजेज एंजाइम। तो ये जो लाइपेजेज एंजाइम है ये तो दाग धब्बे हटाने में यूज किया जाता है कपड़ों पर, लेकिन ये पेक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज दोनों यूज़ किए जाते हैं जूसेस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, बोथ लगाएंगे क्योंकि ये दोनों सही हैं, तो बोथ। निम्न में से क्लोड बस्टर जीवाणु है। क्लोड बस्टर मतलब ब्लड वेसल्स में क्लोड जो बन जाते हैं उनको गोल देता है वह जीवाणु। तो कौन सा जीवाणु है? स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, मोनोस्कस या क्लोस्ट्रीडियम। तो वह है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट करता है। निम्न में से कौन सा सही है? अब कौन सा सही है? स्ट्रेप्टोकोकस क्लोड ब्लस्टर है, सही बात है। मोनोस्कस पुरपुरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट है, मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटा देता है, तो ये भी सही बात है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरियम इम्यूनोसप्रेसिव, मतलब इम्यून सिस्टम को कम कर देता है उसके प्रभाव को ये। तो ये सब सही हैं, तो ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। मवेशियों में सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? मवेशी मतलब ये गाय भैंस वगैरह। अब इनमें सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? सेल्यूलोज पाई जाती हैं, ये जो चारा वारा खाते हैं इनमें सेल्यूलोज पाया जाता है इनकी कोशिका भित्ति में। तो सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वीरोइड। तो यह पाचन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ध्यान रखना, फंजाई, वायरस, वीरोइड इनके द्वारा नहीं होता है। सही कथन का चयन करें। राइजोबियम व एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक हैं, ये दोनों सही बातें। ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलोवायरस जैव नियंत्रक एजेंट हैं, ये भी सही बात है। मेथेनोबैक्टीरिया एक बायोगैस उत्पादक हैं, तो यह भी सही बात है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ तो हमने इसको ऐड कर रखा है, सारी बातें इसी में लिख दी ताकि आप ध्यान रख सको, लेकिन वहाँ एग्जाम में ओनली सिंगल पूछा जा सकता है जैसे राइजोबियम के नाम से कि निम्न में से जैव उर्वरक हैं, और सिर्फ 4 एग्जाम्पल दे हुए ये और उपरोक्त सभी बता दे, तो राइजोबियम सही रहेगा। याद करने के हिसाब से सभी एग्जाम्पल डाल रखे हैं इसी क्वेश्चन में। एक पादप में सीट्रस कैंकर डिजीज होता है। अब पादप में सीट्रस कैंकर डिजीज होता है, वो किसके द्वारा हो रहा है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एल्गी, वायरस, फंजाई इनके द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन हो गए हमारे बैक टू बैक 100 क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, वायरस के बारे में सही कथन है। अब वायरस के बारे में सही कथन कौन सा रहेगा? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, ये सही बात है। ये बैक्टीरियल फिल्टर से गुजर जाते हैं, सही बात है। ये अपने चारों ओर प्रोटीन कोट रखते हैं, ये भी सही बात है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं सभी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक की डिमांड हो या फिर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, दोबारा क्वेश्चन चाहिए और, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले।